Welcome back, dear viewers. We are discussing Class 1 Biology. Today we will start with the next chapter, that is chapter number 2, and the name of the chapter is Biological Classification. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है ये उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन, लेकिन शुरू में जो क्लासिफिकेशन की जाती थी ऑर्गेनिज्म की, वो उसका जो आधार था वो साइंटिफिक नहीं था. So since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. तो जो दैनिक जीवन में उपयोग जो हम करते थे ऑर्गेनिज्म को, उनके उपयोग के आधार पर थी, उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है. जैसे फूड जिनसे हमें मिलता है उनको अलग, शेल्टर वाले अलग और क्लोथिंग वाले अलग. तो इसके आधार पर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको हम क्लासिफाई करते थे. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. तो सबसे पहले जो scientific classification थी, that was first of all proposed by Aristotle, the father of biology. He used simple morphological characters to classify plants. तो उन्होंने जो plants को simple उनके morphological character means जो external character थे उनके आधार पर he classified plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups. उन्होंने एनिमल को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया, those which had red blood and those that did not. तो जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें रेड ब्लड नहीं था, उनके आधार पर उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया. In Linnaeus time, a two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. तो लीनियस के समय में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को प्लांटी और एनिमलिया किंगडम में प्लेस किया गया. लेकिन ये जो सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम, इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी. लेकिन फिर भी जब अगर हम कोई भी काम जैसे शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटी होती है. एक बार नींव रखी जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, तो उस फील्ड में फिर एडिशंस होती जाती है. तो ठीक ऐसा जहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में भी ऐसा ही है. So this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic organism. तो ये जो सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिफरेंस नहीं था दर्शाया गया था. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand. अब ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल में क्लासिफाई करना बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, बट a large number of organisms did not fall into either category. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ना प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो जो टू सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये सफिशिएंट नहीं था. तो besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolution, relationship, etc. तो मॉर्फोलॉजी के अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर थे, इनको शामिल करने की जरूरत भी वहाँ पड़ी. जैसे सेल स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वॉल है, कॉम्पोजिशन क्या है, सेलुलोज है, काइटिन है, सेल वॉल की या पेप्टाइडोग्लाइकन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, ये सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, ऐसी एवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है. तो इन सबको भी कंसीडर करने की जरूरत पड़ी. So classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. तो with the passage of time जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें बहुत सारी रिफाइनमेंट की गई. तो इसी के चलते R.H. Whittaker in the year 1969 proposed a 5 kingdom system of classification. तो R.H. Whittaker ने जो 5 kingdom system of classification दिया था उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. ये 5 kingdom है. इसमें उन्होंने जो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, पहले 2 kingdom सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर 2 kingdom को उन्होंने 5 kingdom में क्लासिफाई किया. अगर हम पिछले जो सिस्टम थे उनकी बात करें तो उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट्स में रखा गया था. हालांकि इन सभी को प्लांट्स में इसलिए रखा गया था क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल की जो कंपोजिशन थी उसके बारे में कोई भी इसमें इसको कंसीडर नहीं किया गया था.
अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो वाइल्डली डिफर्ड ग्रुप थे वो एक ही, जिनके अलग अलग करैक्टर वाले जो ग्रुप थे वो एक ही उसमें रख दिए। सो इसमें क्या हुआ, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विद व्हिच वाज यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक थे उनको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। इसी प्रकार से अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें, टू किंगडम सिस्टम में, तो उसमें हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं थी। ठीक है, तो दोनों को ही उन्होंने प्लांट में रखा था और उनकी कंपोजिशन जो सेल वॉल कंपोजिशन थी उसको भी कंसीडर नहीं किया गया। तो 5 किंगडम सिस्टम में ये सारे ड्रॉबैक जो थे वो रिमूव किए गए थे। तो जो 5 किंगडम सिस्टम था उसका जो बेसिक क्राइटेरिया था, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, उनके जो कैरेक्टर थे वो ऐसे थे। पहला था सेल टाइप, जो ऑर्गेनिज्म थे सेल टाइप में सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल हमें मालूम है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। और इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे यूकैरियोट्स हैं, उनको अलग किया इनसे। दूसरा है सेल वॉल कंपोजिशन। तो मोनेरन की जो सेल वॉल कंपोजिशन है ये नॉन सेलुलोजिक होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह हमने देखा है, जो बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है लेकिन उसकी कंपोजिशन अलग होती है, उसकी कंपोजिशन मुख्यतः काइटिन है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है और एनिमलिया में एब्सेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में जैसे ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है, बाकी सभी ग्रुप्स में होती है। ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मोनेरा है और प्रोटिस्टा है इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू है, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दोनों हैं, और एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला क्राइटेरिया था जिसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें मोनेरा की बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों ग्रुप हैं। ऑटोट्रॉपिक में अगर बात करें तो इसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक है, इसमें फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, इन कंट्रास्ट टू मोनेरा। फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी, और प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक मेनली, और एनिमलिया में हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक है या सैप्रोफिटिक। तो इस प्रकार से जो 5 किंगडम थी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, उनको इन करैक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया गया। और ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम था क्लासिफिकेशन को उस टाइम के समय से अगर हम बात करें। पहले 2 किंगडम सिस्टम चला रहा था, उसके बाद 3 किंगडम आया, उसको फिर जो रिजेक्ट करने थे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. इसके अलावा phylogenetic relationship की भी उन्होंने बात की कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से रिलेटेड। तो ये हमने पहले कर लिया उसमें। द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैम्डोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। क्लैम्डोमोनास और क्लोरेला जो पहले थे, अर्लियर दे वर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। और जो पैरामीशियम और अमीबा की बात करें तो दे वर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो इनको अब प्रोटिस्टा में रखा गया। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. तो इसमें इस सिस्टम में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनको पहले अलग किंगडम में रखा गया था, उनको उन्होंने अलग किंगडम में अलग किया। तो justification for 5 kingdom system of classification. Separation of prokaryotes from the plants into independent kingdom. Monera is fully justified as they differ from all other organisms in their morphological and phylogenetic organization. तो मोनेरा को प्लांट से अलग करना फुली जस्टिफाइड है क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफर करती है। सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज यूग्लिना हैड अर्लियर बीन इंक्लूडेड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब
Grouping of unicellular eukaryotes into a separate kingdom has eliminated this anomaly. तो ये anomaly भी खत्म हो गई है. Elevation of fungi to rank of kingdom is fully justified because they differ in morphology as well as in physiology from the plants with which they were placed earlier. तो fungi को plant से अलग करना भी fully justified है क्योंकि उनकी physiology और morphology जो है वो plant से अलग है. The plant and animal kingdoms are now more homogeneous groups than they were in the earlier two kingdom system of classification. So five kingdom system of classification is based on cellular organization and mode of nutrition, the characters which evolved very early in the organic world. तो ये जो दो करैक्टर थे फाइव किंगडम सिस्टम के, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इनका एवोल्यूशन हुआ तो इसी के आधार पर उन्होंने कंसीडर किया था इन दोनों करैक्टर को, जो कि बहुत अच्छी बात है. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिकली मोर रीजनेबल बिकॉज it indicates the gradual evolution of early organisms into plants and animals to a good extent. तो अगर फाइलोजेनेटिकली बात करें तो ये सिस्टम भी जो फाइव किंगडम था ये बहुत अच्छा था क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को उसी तरह से रखा था जिस प्रकार से उनका एवोल्यूशन हुआ है. Now coming to disadvantages of five kingdom classification. The kingdom Monera and Protista are still heterogeneous groups because both include photosynthetic and non-photosynthetic forms. तो ये हेटेरोजेनियस ग्रुप लगते हैं अभी मोनेरा और प्रोटिस्टा क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म रखे थे, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, और कईयों में सेल वॉल है, कईयों में सेल वॉल नहीं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिस्टिंक्शन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गा. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ एल्गा है उनमें डिस्टिंक्ट करना बहुत मुश्किल है. अब एल्गी को तीन किंगडम में रख दिया गया है. मोनेरा में भी रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी को, प्लांटी में भी रखा है और प्रोटिस्टा में भी रखा है, जो कि अनरियलिस्टिक है. स्लाइम मोल्ड्स डू नॉट फिट इनटू किंगडम प्रोटिस्टा. स्लाइम मोल्ड जो है उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है जबकि वहां उनकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं लगती. वायरसेस डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वायरसेस को इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई स्थान हासिल नहीं हुआ. रेड एंड ब्राउन एल्गी आर नॉट रिलेटेड टू अदर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी. तो रेड एंड ब्राउन एल्गी जो है वो भी जो किंगडम प्लांटी के दूसरे मेंबर हैं उनके साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं. यूनिसेलुलर alga such as Chlamydomonas volvox have not been included in the kingdom Protista. This is due to their resemblances with other green algae in structure, reproduction and life cycle pattern. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.